हमें पब्लिसिटी दे दी। अब कुछ लोग मुझे मारकर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। लेने दीजिए उनको पब्लिसिटी, क्योंकि ये देश गांधी का देश है। कुछ भी कर लो, गोडसे का मंदिर नहीं बनेगा यहाँ पर। कुछ भी कर लो, ये नहीं होने वाला है। यह देश भगत सिंह का देश है, और भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब विचारों के शान पर तेज होगा, जूता और पत्थर मारने से नहीं होगा। इसीलिए मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जिसने जूता चलाया। मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जो कल मेरे ऊपर पत्थर मारा। मैं उस व्यक्ति से भी दुखी नहीं हूं जो जेएनयू आकर, इससे भी ज्यादा भीड़ थी और मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसको चाय पिलाई और कहा कि किसके कहने पे कर रहे हो? बोला खुद। बोला तब तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम ये पत्थर खुद पे मार रहे हो, तुम ये जूता खुद पे मार रहे हो, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। इसीलिए मैं दुखी हूं आप लोगों से। जब भी कोई व्यक्ति आपके बीच आकर इस तरह का माहौल पैदा करे, उसको कुछ मत कहिए। कैमरा में जो लोग यहाँ लेकर खड़े हैं वो उसका फोटो खींच लेंगे, उसकी आत्मा शांत हो जाएगी और उसकी भक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोग उतारू मत होइए, और कोई जरूरी नहीं है मीडिया के लोगों को धक्का मुक्का करने का। मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। वो हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। देख लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, किसी के डरने से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और किसी के झुकाने से मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इनको लगता है कि यूनिवर्सिटी घुसने से रोक देंगे तो ये रोहित का सवाल उठाना बंद कर देगा। इनको लगता है कि रास्ते चलते हुए पत्थर मार देंगे तो ये हैदराबाद आना बंद कर देगा। इनको लगता है कि सेमिनार में जूता मार देंगे तो बोलना बंद कर देगा। भाई साहब, डरने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर लो। बोलने की आजादी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बोलते रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। दोस्तों, मैं अपनी बात ये कह रहा था कि मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन तेलुगु का एक शब्द मुझे मालूम है, और वो शब्द है गारू। और आप सब लोग हमारे लिए गारू हैं, और आप सभी का मैं जेएनयू की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, आपको जय भीम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हैदराबाद में खड़ा हूँ, और इससे पहले भी मैं हैदराबाद आया था। मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया। रोहित के सवाल को लेकर जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भूख हड़ताल पर थे। इनके साथ हमने 3 दिन बिताया और तय किया कि रोहित की लड़ाई एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के अंदर हजारों साल से चलने वाले छुआछूत को समाप्त कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी जो पहचान है, उस पहचान को आपस में लड़ाने की लड़ाई के खिलाफ ये लड़ाई है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि आज चाहे कोई भी हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, सोशलिस्ट हो, लोहियाइट हो, या फिर अपने आप को मध्यमार्गी सेंटरिस्ट कहने वाले लोग हों, आज तमाम तरीके के लोग अंडर अटैक हैं, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत पे हमला हो रहा है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। आज से कुछ बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। आज से 20 साल पहले कोई अगर आपको कहता कि पानी को बेचेंगे, पानी का धंधा करेंगे, तो आपको लगता है ये आदमी पागल हो गया है। पानी भी भला बिकने की चीज है। पानी पर पहले भी सबका हक नहीं था। दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, और नदी में उनके लिए अलग घाट होता था। आज
एक नए तरीके का कुआं बन रहा है, आज एक नए तरीके का घाट बन रहा है। और वो क्या है? वो ये है इस बोतल में बिकने वाला पानी। तो जब हम इस देश के अंदर गरीब की बात करते हैं, प्रोलेटारियत की बात करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? इस देश में वो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। यह बात सरकारी आंकड़ा कहता है, यह बात हम नहीं कह रहे हैं। तो चाहे आप मार्क्सिस्ट हो, प्रोलेटेरियत की आज़ादी चाहते हो, चाहे आप अम्बेडकराइट हो, दलितों की आज़ादी चाहते हो, चाहे आप बिरसा मुंडा को मानने वाले आदिवासी अधिकारों को लेकर लड़ने वाले लोग हो, चाहे आप अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर लड़ने वाले लोग हो, आज हमारी लड़ाई इस नव उदारीकरण के दौर में एकजुट हो गई है, क्योंकि डिग्निटी की लड़ाई, पॉवर्टी के इरिडिकेशन की लड़ाई बनती जा रही है। इसीलिए हम तमाम लोग को जो अपने आप को समझते हैं कि हम ऑप्रेस्ड हैं, हमारा कोई भी कास्ट हो, हमारा कोई भी रिलीजन हो, हमको ऑपरेशन के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट होंगे तो हम जीतेंगे। और जो सपना है हमारे संविधान का, सबके लिए न्याय को सुनिश्चित करना, सबके लिए बराबरी को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मुल्क बनाना, ये मुल्क हम बना सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच कर सकते हैं, भगत सिंह के सपनों का देश बना सकते हैं। इसीलिए जो बात मैं कह रहा हूं, जय भीम लाल सलाम, उसका एक बुनियादी मतलब है। बुनियादी मतलब ये है कि चाहे लड़ाई प्रोलेटारियत की हो, चाहे लड़ाई दलितों की हो, चाहे लड़ाई आदिवासियों की हो, पिछड़ों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, महिलाओं की हो, उन लड़ाइयों को हमको एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी माइनॉरिटी के खिलाफ है। मैं कहता हूं नहीं, बीजेपी दरअसल मेजॉरिटी के खिलाफ है। क्योंकि माइनॉरिटी में तो वो लोग हैं जो 100 घराने इस मुल्क की 95% संपत्ति को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, वो माइनॉरिटी हैं। वो लोग जो 0.5% हैं और जिनके ऊपर बजट का 65% खर्च होता है, वो लोग हैं और उनके पक्ष में वो खड़ा होता है। एक इंसान ने हमको कहा कि आप बार बार मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमने कहा अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते और आप अगर विद्यार्थियों के खिलाफ नीति बनाते, आप अगर इस देश के अंदर कमजोर लोगों के खिलाफ नीति बनाते, तो हम आपके खिलाफ बोल रहे होते। हमें व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। इसीलिए यहाँ बैठकर मैंने मोदी जी के लिए एक शेर लिखा है, वो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मेरी गली में आए क्यों, ना उम्मीदी में उम्मीद जगाए क्यों, खुश थे अपनी मुफलिसी में, अच्छे दिन का सपना दिखाए क्यों। अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि हमारा 15 लाख कहाँ है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही ने कहा था। अगर हम कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ जा रही है हर बार सेंसेक्स की उछाल के साथ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपने कहा था कि भारत एक युवा राष्ट्र है, हम 10 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। तो हम पूछते हैं कि 16 करोड़ लोग सरकारी रजिस्टर में नाम लिखाए हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा? अच्छा दिन कब आएगा? हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं। लोगों ने कहा कि आप पूरे देश के छात्रों को एकजुट कर रहे हैं। हमने कहा तोड़ कौन रहा है कि हमें एकजुट करने की जरूरत पड़ रही है? तो उस आदमी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो तोड़ने वाले के साथ खड़ा था और आप जोड़ने वाले के साथ खड़े हैं। हम हैदराबाद की एक एक जनता को, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक एक जनता को जेएनयू की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, आप साथी रोहित के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप जमहूरियत
पक्ष में बोल रहे हैं, सही को सही कहने के पक्ष में बोल रहे हैं और गलत को गलत कहने के पक्ष में बोल रहे हैं। इसीलिए ये बोलना जरूरी है। ये बोलना जरूरी इसलिए है कि हम बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और हम समझेंगे नहीं तो हम एकजुट नहीं होंगे, और हम एकजुट नहीं होंगे तो हम लड़ेंगे नहीं, और हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसीलिए हमको लड़ने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको कह दूं कि हम लोग जेएनयू में जय भीम लाल सलाम के साथ एक और नारा लगाते हैं, और वो नारा है जातिवाद का एक जवाब, जय भीम इनकलाब। इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इस देश के अंदर महिलाओं के हक की बात करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इस देश के अंदर किसानों मजदूरों के हक की बात करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। और इस देश का एक एक कमजोर आदमी जो 99% है उसके पक्ष में बोल करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा आपसे अपील है कि ये लाख कोशिश कर लें, हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने रोहित के सवाल को भटकाने के लिए कन्हैया को खड़ा कर दिया, और उनको लगा कि इसको अचानक से पब्लिसिटी देकर रोहित के सवाल को भुला देंगे। लेकिन उनको कहाँ पता था, जेल जाने से पहले भी there was movement for justice for Rohit Vemula, and after coming from the prison the still fight is justice for Rohit Vemula, and the act should be passed to stop the discrimination in the university campuses. That is Rohit Act. That is Rohit Act. For the Rohit Act we are committed and we are fighting, and we will do it. We will achieve it. This is our commitment, and you cannot, आप हमें लड़ा नहीं सकते, दो मूर्ति बनाकर हमें भिड़ा नहीं सकते। और हमने अपने साथियों को कहा कि आप टी शर्ट पे हमारा चेहरा मत लगाइए, आप रोहित का चेहरा लगाइए, कन्हैया का चेहरा अपने आप लोगों को दिख जाएगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर जेएनयू के ऊपर हमला किया गया है तो उसका एकमात्र कारण था। वो कारण ये था कि इस देश के अंदर हमारी सरकार विकासवादी गुब्बारे में हवा भर रही थी। अचानक से जो अर्थव्यवस्था की कमजोरी है, अंतर्विरोध है, उसने उस विकासवादी गुब्बारे की हवा निकाल दी। तो अब इनको फिर से चुनाव लड़ना है, तो इन्होंने कहा ऐसा करो, लोगों के पास विकासवादी गुब्बारा तो पहुंचा नहीं पाए, राष्ट्रवादी गुब्बारा पहुंचा देते हैं। तो उनको कह देना चाहते हैं कि लोग राष्ट्रवादी गुब्बारा पहले से पकड़े हुए हैं, आपका नकली राष्ट्रवाद का गुब्बारा नहीं पकड़ने वाले हैं। इसीलिए इस देश के अंदर अगर राष्ट्रवाद की बहस छिड़ी है तो हमें लगता है इस बहस में मुकम्मल तौर पे इस बात को कहना पड़ेगा कि यह देश किसी एक भाषा का देश नहीं है, यह देश किसी एक धर्म का देश नहीं है, यह देश किसी एक जाति का देश नहीं है, यह देश किसी एक लिंग का देश नहीं है। यह देश है, देशों का देश है। इंडिया इज द नेशन ऑफ नेशंस, एंड वी शुड रेस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ नेशनैलिटीज in the concept of Indian nationalism, precisely where we should stand in the support of nationalism, not in the support of casteist, Brahminical, Hindu nationalism. This is our position. दोस्तों, इनके पास एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में ये कुछ कुछ लिखते रहते हैं। यही भी स्क्रिप्टेड था कि आएंगे, जूता फेंकेंगे, कुछ लोग पीट देंगे, फिर मीडिया रिपोर्ट कर देगी कि कन्हैया के सभा में हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं है। दुष्यंत कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बदलाव की इस आग को जलाइए, आजादी के इस आग को जलाइए। अगर इस आग को हम जलाए रहे तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी जुमलेबाजी क्यों ना कर लें, हम जुमलेबाजों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं।
आरएसएस के एक साहब ने कहा कन्हैया तो चूहा है। हमने कहा सही कहा साहब, क्योंकि आपके जुमलेबाजों का जाल काटने आया हूं। और चूहा के बारे में ये भी सुन लीजिएगा कि चूहा गणेश जी का सवारी है, तो आप गणेश जी का अपमान कर रहे हैं कि कन्हैया का सम्मान कर रहे हैं, ये तय कर लीजिएगा। ये सिंबल का इस्तेमाल करके हम जनता को बांटना चाहते हैं। मैं भी बात करना चाहता हूं इस देश के अंदर एक सिंबल को। वो सिंबल है हमारा तिरंगा झंडा। क्या कहता है हमारा तिरंगा झंडा? उसमें एक पट्टी है केसरिया रंग की, जो बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। हम सम्मान करते हैं उस रंग को, और उर्दू में भी सुर्ख रंग को बहुत बेहतरीन रंग माना गया है। और वो जो रंग है, उस रंग के साथ एक और रंग है, वो है सफ़ेद, जो इस देश के अंदर शांति की अपील करता है। इसीलिए हमने कहा कि जूता मारने वाले को पीटिएगा मत। और उसके नीचे एक रंग है, वो हरियाली, हरा रंग, जिस देश के अंदर किसानों का प्रतीक है। और इन तीनों रंगों के ऊपर एक चक्र है, जो चक्र नीले रंग का है, बाबा साहब का रंग है, सामाजिक न्याय का रंग है। और इस देश के अंदर जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के खिलाफ बुद्धिज्म का प्रतीक है, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और इस झंडे को ये लोग बाकी तीन चीज उससे गायब कर देना चाहते हैं, और कहते हैं कि उसका पूरा रंग सैफरॉन होगा, पूरा रंग भगवा होगा, और उस शांति के प्रतीक को हटाकर वहां पर ओम लिखा जाएगा। मुझे ओम से कोई परेशानी नहीं है, मुझे जय श्री राम से भी कोई परेशानी नहीं है, भारत माता से भी परेशानी नहीं है, और मुझे दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनसे भी दिक्कत नहीं है, और जो अधार्मिक हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धर्म को नहीं मानना भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप चाहें तो माने, चाहें तो ना माने। लेकिन क्या फर्क है इस भगवा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने में और उसके ऊपर ओम लगाने में? ये वही फर्क है जो फर्क जय श्री राम और राम राम में है। जय श्री राम एक पॉलिटिकल स्लोगन है, और राम राम हमारे धर्म के अंदर आस्था का प्रतीक है, लोक भावना का प्रतीक है, लोक संस्कृति का प्रतीक है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये बात मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर एक भजन बजता है बैजू बावरा फिल्म का, मन तरपत हरि दर्शन को आज। लिखा मुसलमान ने, संगीत बनाया मुसलमान ने, गाया मुसलमान ने, बजता हिंदुओं के मंदिर में है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की प्रतीक है, ये हिंदुस्तान की चाहत है, ये हिंदुस्तान की आकांक्षा है। इसको ये बदल देना चाहते हैं, और बहुत तरीके से भारत माता का नाम लेकर बदलना चाहते हैं। बस एक बात कहना चाहते हैं, भारत माता है और भारत माता रहेगी, लेकिन भारत माता का रंग सिर्फ सफ़ेद नहीं होगा, इसका रंग काला भी होगा, वो श्यामली भी होगी, और उसके पास चमचमाती भगवा साड़ी नहीं, फटा हुआ तिरंगा का साड़ी भी होगा। और कुछ ऐसे भी वस्त्र हैं जहाँ साड़ी नहीं, सलवार कमीज पहना जाता है, जो आदिवासियों का प्रतीक है। भारत माता वो भी पहनेगी। तुम भारत माता को हेजमोनाइज नहीं कर सकते हो, तुम भारत माता को अपने रंग में नहीं रंग सकते हो। भारत माता का रंग हिंदुस्तान का रंग है, 125 करोड़ लोगों का रंग है, और इस रंग को तुम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाल के खिलाफ नीले का इस्तेमाल नहीं होगा। लाल और नीला मिल करके जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ेगा। यही संघर्ष है, यही लड़ाई है। और बात तो मैं यहां तक करता हूं कि लाल और नीला ही दो रंग नहीं होता। कहते हैं 7 सुर होते हैं और 7 रंग होते हैं। इस देश के अंदर सच में अगर कोई क्रांति हो सकती है तो वो क्रांति छुआछूत के खिलाफ, वो क्रांति आर्थिक ऊंच नीच के खिलाफ हो सकती है।
और उस क्रांति के रंग को लेकर हम में कोई झगड़ा नहीं है। हम सतरंगी क्रांति करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरा भी प्यारा है, सफेद भी प्यारा है, केसरिया भी हमारा है, चक्र भी हमारा है। भारत माता हमारी है, भारत की अम्मी और भारत के तमाम लोग, चाहे वो मदर क्यों ना हो, वो भी हमारी हैं और हम उनको किसी रूप में बांटना नहीं चाहते। ये क्यों बांट रहे हैं हमको? क्योंकि इनके पीछे एक साजिश है। साजिश क्या है? दादरी में मार दो एक मुसलमान को, मार दो अखलाक को, और लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो आदमी मारा क्यों गया। लोग ये पूछेंगे कि फ्रिज में मांस किस चीज का रखा था। मार दो रोहित को, कर दो उसकी हत्या। लोग ये नहीं पूछेंगे कि रोहित मरा क्यों, उससे पूछी जाएगी कि उसकी जात क्या है। शर्म आती है, शर्म आती है इसी राजनीति पे, और दुख होता है ऐसे नैरेटिव पे जिसको इस देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमको लगता है मरने वाले इंसान की जात और धर्म पूछने से पहले मरने का कारण पूछना चाहिए, और जो लोग जिम्मेवार हैं उन जिम्मेवार लोगों को ढूंढना चाहिए। इन्होंने नई साजिश रची। हम विद्यार्थियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को खड़ा करने का कोशिश किया। हमने कहा कि आप नहीं खड़ा कर सकते सुरक्षा बलों को, हम सारे खिलाफ। क्योंकि जो लोग शहीद हो रहे हैं सीमा पे, वो भी शहीद हैं। जो लोग शहादत दे रहे हैं खेतों में, वो भी शहीद हैं। और जो लोग शहादत दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला, वो भी शहीद हैं। हम शहीदों को आपस में आप नहीं लड़ा सकते हैं, क्योंकि हम शहादत दे रहे हैं इस समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, बराबरी को स्थापित करने के लिए। और आप हमारी लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते, आप हमें बांट नहीं सकते। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारी समझदारी है। इसीलिए साथियों, बस एक बात अंतिम तौर पर कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि गंभीर दौर है। एक बड़ा आर्थिक संकट इस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है, और ये आर्थिक संकट सिर्फ इस देश का संकट नहीं है, ये संकट पूरी दुनिया का संकट है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज़्यादा वोट मिल रहा है, जो सीधे तौर पे कहता है कि मुसलमानों को अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। इस बात पर आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि दंगा करा करके लोग कैसे सरकार बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसको कहते हैं जुआ वाली पूंजीवाद, जहां लोग पैसे लेकर के उत्पादन करने के लिए नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं लगाते, किसानों को कर्ज नहीं देते, विद्यार्थियों को वजीफा नहीं देते, बल्कि सट्टा बाजार में बैठकर सट्टा खेलते हैं। उस क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस के चलते पूरी दुनिया में एक फासिस्ट सरकारें बन करके आ रही है। और भारत में ये संकट दुगना हो जाता है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ा देना बहुत आसान है। इसीलिए बार बार हम मिनिमम यूनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हमको इस क्रोनिक कैपिटलिज्म के लूट से इस देश को बचाना है, तो अपनी मिनिमम यूनिटी बनानी पड़ेगी। और जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, उस प्रोडक्टिव कैपिटल के पक्ष में हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रोडक्टिव कैपिटल अगर प्रोडक्शन करेगा तो रोजगार जनरेट होगा, शिक्षा जनरेट होगा। तभी इस देश के अंदर जो विभाजन के आधार पर होने वाली राजनीति है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ राजनीति की बात, तो कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थी हो, पॉलिटिक्स की बात क्यों करते हो। हमने कहा जो लोग आजकल संसद में बैठकर हमें राजनीति करने से मना कर रहे हैं, पहली और बात तो यह कि वह अभी राजनीति से ही वहाँ तक पहुँचे हैं, और दूसरी बात यह कि इस देश में अगर संकट उत्पन्न हो गया है, तो उस संकट को खत्म करने के लिए हम पूछेंगे नहीं कि कौन हमारे साथ आ रहा है, उठाएंगे झंडा, निकल पड़ेंगे आगे, क्योंकि इस देश को बचाने की ये लड़ाई है, ये राजनीति नहीं है। आप अगर हमारे घर पे हमला करेंगे, हमारे पहचान पे हमला करेंगे, क्या कहा साथी रोहित ने? साथी रोहित ने कहा
कि किसी भी दलित का पैदा होना एक हादसा है। दलित पैदा होगा लेकिन दलित होकर नहीं मरेगा। रोहित बनेगा लेकिन रोहित मरेगा नहीं, वो लड़ेगा अपने हक के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और जब समाज में ऐसा संकट है, जब समाज में संकट गहराया है कि हमको वजीफा नहीं मिल रहा, अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो हम जिम्मेदार आदमी को ढूंढेंगे और उसका लखटकिया कोट पकड़ करके उससे पूछेंगे कि लखटकिया कोट के लिए पैसा है और हमारा वजीफा देने के लिए पैसा नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब्सिडी का पैसा विजय माल्या को दे करके लंदन आप भिजवा दीजिएगा और हमारा पैसा हमको ना दे करके हमको फांसी पे झुला दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। ये हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज के समय में हमें महामानवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके देखने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा करके देखने की जरूरत है। हो सकता है कि अम्बेडकरिज्म और मार्क्सिज्म में एक जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन रहा हो, लेकिन मैंने भी इतिहास पढ़ा है। जिस डांगे के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर को वोट देने के बजाय बैलेट को फेंक देना अच्छा है, उसी डांगे के साथ कामगारों के हड़ताल में हमेशा अंबेडकर शामिल होते थे और उनकी लेबर पार्टी शामिल होती थी। और अंबेडकर ने इस देश के अंदर अगर पार्टी बनाई तो लेबर पार्टी बनाई। दिस इज द बेसिक एसेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ मार्क्सिज्म एंड अंबेडकराइट मूवमेंट। आई वांट टू टेल यू, केरला के अंदर जो लेफ्टिस्ट लोग थे खुद को एथिस्ट कहते थे, लेकिन दलितों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गांधी और अंबेडकर के बीच में भी एक डिबेट रहा होगा, लेकिन अगर आपको गोडसे से लड़ना है तो गांधी का नाम लेना पड़ेगा, वरना ये गांधी छोड़ देंगे और उसका चश्मा अपना लेंगे। हमको पूरा गांधी चाहिए, सिर्फ चश्मा से हम नहीं मानने वाले हैं। चश्मा दे करके तुम हमें ठग नहीं सकते हो। हम तो कहते हैं कि विवेकानंद भी इनके नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर 2 साल हो गया सरकार को, एक तो इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, और जो योजना बनाई उसका नाम विवेकानंद पे नहीं रखा, अपने संघ के नेताओं के नाम पे रखा, क्योंकि इनको विवेकानंद से भी दिक्कत है। विवेकानंद कहते हैं एक जगह, इस देश के अंदर गरीबों के सामने धर्म की बात करना सबसे बड़ा अधर्म है। अब बताइए ये धर्म के नाम पे वोट कैसे मांगेंगे और विवेकानंद इनकी मदद कैसे करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के तमाम महामानव जो जनता की मुक्ति को लेकर के संघर्ष किए हैं, उन महामानवों के रास्ते पे हमको चलने की जरूरत है। चाहे वो महामानव पीसी जोशी हो, डांगे हो, बीटीआर हो, चाहे वो महामानव गांधी, अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, या वो तमाम लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, कबीर, रसखान और गुरु नानक हो, इन तमाम लोगों के साथ हमको खड़ा होना है और भारत की जो संस्कृति है उसको बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। इस देश के अंदर 55% नौजवान हैं, वही सीमाओं पे जाते हैं, वही खेतों में जाते हैं, वही फैक्ट्रियों में जाते हैं। इसलिए जय जवान। इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, उपजाने वाले का बेटा जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, उसका बेटा किसान नहीं बनना चाहता। तो जय किसान, क्योंकि उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो विदेश कैसे जाओगे, कैसे फ्लाइट मोड में रहोगे। तो जय किसान। और संविधान की जय इसलिए क्योंकि यह संविधान ही इस देश में सही देशभक्ति की बात करती है। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर प्रीएम्बल, द फर्स्ट लाइन इज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी should salute our constitution, we should salute Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. And the last thing, आजादी देश से नहीं मनुवाद से चाहिए, छुआछूत से चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो। और मनुवाद से, और जातिवाद से, तो हत्यारों से, और झूठ
अरे मौत